नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग इन्वायरमेंट में अभी इसके पहले हमने रामसार साइडें देखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रामसार साइडें देख ली हैं हमने। अब हम लोग इसमें कृषि, जैसे ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं लेकिन इसमें भी करेंगे, कृषि नामक चैप्टर तैयार करेंगे। चैप्टर कह लीजिए या टॉपिक कह लीजिए, कोई बात नहीं है, हम चैप्टर इसलिए बोल ही नहीं रहे हैं, हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं चीज़ों को। रामसार स्थल हमने बहुत डिटेल में अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे जहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। अभी हम लोग यहाँ पर एक चैप्टर है कृषि, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि ये टॉपिक तो है इन्वायरमेंट उसका ज्योग्राफी का, लेकिन कवर हम लोग यहाँ पर करेंगे कृषि, ठीक। कृषि की बात करें तो सबसे पहले परिचय, आप कृषि के विषय में अच्छे से जानते हैं लेकिन फिर भी जान लीजिए थोड़ा सा कि फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी आदि का काम किसमें होता है? कृषि में होता है। यह कुल निर्यात आय का लगभग 14.7 हिस्सा का प्रतिनिधित्व करता है और बड़ी संख्या में उद्योगों का कच्चा माल यहीं से मिलता है, या उद्योगों को कच्चा माल यहीं से मिलता है। भारतीय कृषि की समस्याएं क्या हैं? भूमि जोत का विखंडन, लघु और सीमांत किसानों का अस्तित्व, क्षेत्रीय भिन्नता, मौसमी वर्षा पर निर्भरता, भूमि की कमी, उत्पादकता, प्रच्छन्न बेरोजगारी में वृद्धि, काम कभी मिलना कभी ना मिलना, वही प्रच्छन्न बेरोजगारी है। कृषि उत्पादों के विपणन में अव्यवस्था, कमजोर भूमि सुधार, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे क्रांति के विषय में लिखा हुआ है, यहाँ से 2022 में भी क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस में, यूपी पीएससी में क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, उठाकर यकीन नहीं है तो बहुत दिन नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं पेपर। हरित क्रांति अनाज उत्पादन के लिए है, सुनहरी क्रांति फसल उत्पादन के लिए है, धूसर क्रांति क्या है? उर्वरक उत्पादन के लिए है, नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए है, काली क्रांति की बात करें तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए है, गुलाबी क्रांति की बात करें झींगा उत्पादन के लिए, गोल क्रांति की बात करें तो आलू उत्पादन के लिए, लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन के लिए, रजत क्रांति अंडा पोल्ट्री फार्म के लिए या पोल्ट्री उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति दूध के लिए, पीली क्रांति तिलहन के लिए, ठीक है। तो फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे इसको, हरित क्रांति अनाज के लिए, सुनहरी फसल, हरित क्रांति अनाज के लिए, मैं क्रांति बार बार नहीं बोल सकता तो इसलिए मैं केवल और केवल सुनहरी उसके बाद फसल ये साथ साथ बोल दूंगा, ठीक है। बार बार क्रांति बोलने से, हाँ अगर नहीं बोलूंगा तो हो सकता है आप कन्फ्यूज भी हो जाएं, तो इसलिए चलो बोल ही देते हैं। हरित क्रांति अनाज उत्पादन, सुनहरी क्रांति फसल के लिए, धूसर क्रांति उर्वरक के लिए, नीली क्रांति मछली के लिए, काली क्रांति पेट्रोलियम के लिए, गुलाबी क्रांति झींगा के लिए, गोल क्रांति आलू के लिए, लाल क्रांति मांस टमाटर के लिए, ठीक। रजत की बात करें तो अंडा पोल्ट्री, उसके बाद फिर श्वेत की बात करें तो दुग्ध के लिए, और पीली क्रांति की बात करें तो तिलहन के लिए, ठीक है। बात यह है कि हाँ, जैसे मैं बोल रहा था ना कि बार बार क्रांति बोलना सही नहीं है, तो बोल देते हैं, क्या कहते हैं, एक बार फिर से बोल देते हैं, इसलिए बोला कि बात यह है ना कि थोड़ा आपके लिए भी चीज़ें आसान जितनी ज़्यादा हो पाए ना, हम वो प्रयास करते हैं। मेरा हमेशा से प्रयास पढ़ाने का मकसद यही रहा है कि जितनी ज़्यादा आसान से आसान हो पाए चीज़ें वैसे हो करें हम लोग। लेकिन क्या है, कमियां तो सब में होती हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर के लोगों के द्वारा निकाल दी जाती हैं कि ये इन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया, उन्होंने यहाँ पे बोल दिया। बिल्कुल आप बोलते भैया, आपको जो बोलना है, किसी को बोलना है बिल्कुल बोलिए, मेरा काम है पढ़ाना, और जितनी शिद्दत से मुझसे हो पाएगा मैं उतनी शिद्दत से पढ़ाऊँगा और पढ़ा के निकल जाऊँगा, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना तो बिल्कुल मत पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। पढ़ना अच्छा काम थोड़ी है, सब थोड़ी पढ़ते हैं यार। एक बार बताओ, 140 करोड़ की जनसंख्या होने जा रही है भारत में, कितने लोग फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का? 10 लाख लोग। बैठते कितने लोग हैं? 4 से 5 लाख लोग। 4 से 5 लाख लोग में से फर्स्ट टाइम कौन कितने होते हैं? 3 लाख लोग। 5 साल से तैयारी करने वाले 2 लाख लोग। सीरियस कितने होते हैं? 50,000। सिलेक्शन कितने को होता है? 10,000। फाइनल सिलेक्शन 7,700 का। यही फैक्ट है। और उसमें भी हिंदी इंग्लिश मीडियम दुनिया भर का अपने व्यस्त रहते हैं। कोई एटीट्यूड में व्यस्त है, कोई पैसे में व्यस्त है, किसी को ब्रांड दिखाना है। आए तैयारी करने, देख रहे हो डट चीप का जूता पहन के आए। तुम क्या करते हैं तुम्हारे पापा? भैया खेती करते हैं। हाँ तो बेकार है, तुमसे ना हो पाएगा। सही है भाई, ठीक है, पढ़ने वाले करके निकल जाते हैं,
एक से एक गरीब घर के खेती बाड़ी करने वाले ही बच्चे के बच्चों के जो है बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और उन्होंने जवाब दिया है ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, भैया अपने ऊपर भरोसा रखिए। आगे देखिए, लेक्चर बहुत दे दिया, बीच बीच में लेक्चर हो जाना बहुत ज़रूरी है, पढ़ते तो रोज ही रहेंगे, रोज ही तो पढ़ना है, ये रोज ही तो कार्यक्रम चल रहा है। फसल और उनका वर्गीकरण बात कर रहे हैं। क्रॉप एंड इट्स क्लासिफिकेशंस, जलवायु पर आधारित वर्गीकरण की बात करें तो उष्णकटिबंधीय या फसलें उष्ण एवं गर्म जलवायु में अच्छी तरह बढ़ती हैं, जैसे चावल, गन्ना, ज्वार, ठीक। शीतोष्ण की बात करें तो फसलें जलवायु में अच्छी तरह बढ़ती हैं, ये जैसे गेहूं, जाई या राई, चना, आलू। मौसम के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो खरीफ, बरसाती मौसम, मानसून की बात कर सकते हैं। यहाँ पर हम खरीफ फसल कब होती है, जून से अक्टूबर नवंबर तक के मानसून को हम लोग खरीफ फसल में गिनते हैं। फसल वृद्धि के प्रमुख अवधि में गर्म आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। फूलों के लिए दिन की कम लंबाई की भी आवश्यकता होती है, और जैसे कपास, चावल, ज्वार, बाजरा इसमें होते हैं। रबी की, सर्दी की, शीत मौसम की फसलें क्या हो सकती हैं, या मौसम क्या होता है, या बेसिकली अक्टूबर से लेकर मार्च तक का महीना होता है, ठीक है। शीत और शुष्क मौसम में फसलें अच्छी तरह से बढ़ती हैं। और अगर हम बात करें फूलों के दिन की लंबाई अवधि की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं, चना, सूरजमुखी, ये सब आपकी रबी की फसल हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, डायरेक्ट पूछा है, 2020 या 2021 से 20 में पूछा है ऐसा, या फिर 19 में पूछा होगा, आई थिंक, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, पूछा 100% है। ग्रीस में ज़ैद फसलें की बात करें हम तो मार्च से जून तक के जो महीना होता है उसमें गर्मियों के महीने में ये उगाई जाती हैं। प्रमुख विकास अवधि और फूलों के लिए दिन की लंबी अवधि के लिए गर्म शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। इसमें क्या क्या होता है, मूंगफली होती है, तरबूजा होता है, कद्दू होती है, लौकी, इसी में सब के सब उगते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं फसलों का कृषिगत विवरण हम लोग देख रहे हैं। तो आगे अनाज की बात करते हैं। इसे खाने योग्य स्टार्च युक्त अनाज के लिए उगाया जाता है। यह मुख्य भोजन के रूप में उपयोग किया जाने वाले बड़े अनाज चावल, गेहूं, मक्का, जौ और राई है या जाई है। विश्व में चावल महत्वपूर्ण अनाज है। चावल पर यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, 2 स्टेटमेंट दी थी कि विश्व में सबसे बड़ा पिछले 5 वर्षों में निर्यातक चीन है या विश्व में सबसे बड़ा जो है निर्यातक भारत है। 2 स्टेटमेंट में इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था, यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। मैं आपको बता देना चाहता हूं भारत में 22.2% एरिया क्षेत्र पर कृषि होती है, किसकी, चावल की सबसे ज्यादा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग मोटे अनाज की बात करते हैं। यहाँ समूह अनाज की वार्षिक घास है, लेकिन वे कम क्षेत्र या कम महत्वपूर्ण क्षेत्र पर उगाए जाते हैं, जिनकी उत्पादकता और अर्थशास्त्र भी कम महत्वपूर्ण है। यहाँ गरीब लोगों का मुख्य भोजन है। भारत में बाजरा राजस्थान में एक प्रमुख भोजन है। या क्षेत्र उत्पादन और उत्पादकता अनाज के आकार पर आधारित है। प्रमुख मोटे अनाज की बात करें तो सोरगम, ज्वार, चोलम, पर्ल, मिलेट, बाजरा, कोम्बू, फिंगर मिलेट या रागी ये हैं। माइनर मिलेट, फकटेल मिलेट, थेनाइलेटिल मिलेट, समाई कॉमन मिलेट, पानी वलरू, बर्नियार्ड मिलेट या कुदरीवाली, कोदो मिलेट, वर्गू, ये सब बेसिकली मोटे अनाज के सब टाइप हैं। किस चीज के टाइप हैं, ये सब बाजरा के ही टाइप, माइनर मिलेट के टाइप हो सकते हैं आपके, ठीक है। आगे मोटे अनाज की बात कर रहे हैं। आगे सकरा फसलें क्या होती हैं, शुगर क्रॉप्स क्या होती हैं, गुड़ या चीनी के लिए उपयोग किए जाने वाले तने से निकला गया रस, गुड़, खोई, प्रसमांड जैसे उत्पाद, ठीक है। शराब, खमीर गठन के लिए इस्तेमाल गुड़, कागज बनाने और ईंधन के लिए खोई, ठीक है। मृदा संशोधन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रसमांड, कचरा, हरी पत्ती, सूखे पत्ते, कचरे का उपयोग पशु चारे के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे चीनी, चुकंदर, चीनी निकालने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। स्टार्च फसलें या कंद फसलों की बात हम लोग कर रहे हैं तो आलू, टैपियोका या कासावा, शकरकंद इसमें आते हैं। रेशेदार फसलें की अगर हम बात करें तो रेशेदार फसलों में क्या क्या होता है तो देख लीजिए, बीजावरण के एपिडर्मल रोम आर्थिक महत्व के होते हैं। लिंड लिखा हुआ है, लिंड कपास का बीज या जो भी आप बोल सकते हैं वो भी बोल सकते हैं, ठीक है, का
औद्योगिक मूल्य है फाइबर, इनका डंठल ईंधन प्राकृतिक होता है और पशु चारे, परिधान और इनका बीज खाद्य तेल के रूप में उपयोग किया जाता है। एक्चुअली में ये लिंट है, हाँ सॉरी, ये लिंट लिखा हुआ है, ठीक, जो हमने दिखाया। लिंट मतलब कि जो कपास के बीज होते हैं उसको लिंट बोलते हैं, ठीक। कपास, कॉटन की हम बात करें तो कपास की विभिन्न प्रजातियां, संपूर्ण विश्व में कपास की कई प्रजातियों का वर्णन है, परंतु व्यावसायिक स्तर पर उगाई जाने वाली कुछ प्रजातियां निम्नलिखित हो सकती हैं, ठीक है। ये होती है गॉप्सिसम, बेसिकली इंग्लिश वर्ड है ये, गॉप्सिसम हेरेस्ट्रुम, ठीक, हेरेस्ट्रुम गॉप्सिपम, ये एक टाइप है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, जी से हैं सब ये भी वही है, गॉप्सिसम और ये भी वही है नीचे, गॉप्सिसम, अब्रोबियम, हेर्बोकियम, हरसूटम, ये कुछ ऐसे ऐसे नाम है कि पढ़ने में हालत खराब हो जा रही है। तो ये 3 टाइप आते हैं। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। पहले वाले में गॉप्सिपियम, इसकी उत्पत्ति नवीन अर्थ विश्व अर्थात अमेरिका में हुई है, ऊपरी भूमिक कपास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसका नाम देख सकते हैं कि इसका नाम है भूमिक कपास, ठीक, क्या है, भूमिक कपास, ये याद रखिए, इसको छोड़िए। इस प्रकार की कपास से लंबे बारीक सफेद रेशे प्राप्त किए जाते हैं तथा इस कपास की खेती संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। उसके बाद गॉसियापियम की बात करें तो उसी में है, जिसमें हर्बिकम इसका टाइप है। इस कपास की उत्पत्ति सामान्यतः प्राचीन विश्व के अफ्रीका में हुई है, इतना याद रखिए। इसमें चीन, रूस, भारत, थाईलैंड आदि में उगाया जाता है इसे। इस प्रजाति की रेशे मध्यम गुणवत्ता वाले होते हैं तथा इस प्रजाति के उपमम कपास के नाम से भी जाना जाता है। आगे अर्बोरियम की बात करते हैं, यह देसी कपास के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति समानता भारत, चीन में हुई है और इसे इंडो चाइना उत्पत्ति के नाम से भी जाना जाता है। आगे इससे प्रमुख एशिया के कुछ देश जैसे भारत, मलेशिया, म्यांमार, ताइवान आदि में उगाया जाता है। कपास की इस प्रजाति का रेशा मोटा होता है परंतु लंबाई कम पाई जाती है। रेशा तो मोटा होगा लेकिन लंबाई कम होगी। आगे क्या है, हाँ, कपास के ही विषय में आगे भी डिस्कस कर रहे हैं कि कपास के विभिन्न प्रजातियों में आगे बारबीडेंसिस की बात कर रहा है। ये इस प्रकार की प्रजाति की उत्पत्ति ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में हुई है। इसे जो है इक्विपेटन कॉटन या मिश्रित कपास भी कहा जाता है। मिश्रित कपास के नाम से याद रखिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि नाम ऐसे ऐसे हैं। जब पढ़ाई हिंदी मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम में वो नाम पहली बात तो आएंगे ही नहीं, ठीक। गुणवत्ता के दृष्टि से इस कपास के रेशे श्रेष्ठ माने जाते हैं और इसके रेशे मुख्यतः बनियान, मुलायम वस्त्र, तौलिया, होजारी का सामान आदि के निर्माण हेतु प्रयोग किया जाता है। आगे नोट में क्या लिखा हुआ है, कपास की खेती मुख्यतः भारत, अमेरिका, रूस, ब्राजील, मिस्र, पाकिस्तान, सूडान, टर्की और मेक्सिको, बांग्लादेश में भी होती है, याद रखिए। भारत की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब जगह पे होती है। भारत में कपास की खेती प्राचीन समय से संपन्न की जा रही है और इस संदन भारत की एक प्रमुख कपास है बीका का मुस्लिन इत्यादि प्रचलित है। मुस्लिन नाम है इसका, मुस्लिम मत समझिएगा, मुस्लिन बोलते हैं, ठीक। अब आगे आ जाते हैं पादप की बाह आकार की। तो यहाँ से हमें अब नेक्स्ट में देखना है कपास के अधिकतर प्रजातियों के एक पादप एक वर्गीय होते हैं। आगे फल, चलो ये स्लाइड पूरा खत्म कर लेते हैं तभी एंड करेंगे लेक्चर को, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं हुआ है अभी। पादप की बाह आकारिकी की बात करते हैं। कपास की अधिकतर प्रजातियां पादप की एक वर्षीय होती हैं। कपास की बुआई मुख्यतः अप्रैल से जुलाई तक की जाती है और कपास की चुनाई अक्टूबर से मार्च तक की जाती है। कपास पादप की ऊंचाई मुख्यतः 2 से 6 फीट होती है। कपास का स्तंभ सीधा शखित काष्ठकीय और भूरे रंग का होता है। कपास की पत्तियां हस्ताकार प्रकार की होती हैं, हाथ के प्रकार की होती हैं।
कपास के पुष्प सहपत्तित और सावर्तित बढ़े दलपुंज युक्त होते हैं। इनका रंग सामान्यतः पीला होता है। दलपुंज का दल विन्यास वर्धित प्रकार का होता है। पुनकेसर की संख्या असंख्य तथा एक पालित होते हैं। कपास के पुष्पों में सहपत्र की संख्या 3 होती है। ठीक है, आगे कहते हैं कपास का फल। कपास का फल विदरक संपुटिका प्रकार का होता है। कपास के नवीन निर्मित फल को डोडी क्या बोलते हैं? कपास के नवीन निर्मित फल को डोडी या बॉल के नाम से जाना जाता है। कपास का बीज सामान्यतः अंडाकार भरे रंग का तथा बीज के बाह्य चोल पर सफेद लंबे रेशे पाए जाते हैं, जिन्हें व्यापारिक भाषा में लेटन या स्टेपल के नाम से भी जाना जाता है। आगे, बाह्य चोल पर इन लंबे रेशे के साथ कुछ छोटे आकार के रेशे भी पाए जाते हैं, जिन्हें व्यापारिक भाषा में फुज के नाम से भी जाना जाता है। लिंट नामक रेशे का रासायनिक संगठन निम्न प्रकार से है। 54% सेल्यूलोज पाया जाता है और वहीं प्रोटीन की मात्रा 1.3 होती है। भारत सरकार के द्वारा स्थापित कपास औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला माटुंगा तथा केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए। ये यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वारा कपास की कुछ उन्नत किस्मों का विकास किया गया है, जिनमें कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। AK 277, AK 47 ना याद रखिएगा, AK 277 याद रखिएगा। MLN 23 महालक्ष्मी, 12 लक्ष्मी, सुजाता, ये कुछ आपके नाम हैं। ठीक है, कपास के फल में ही हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कपास के फल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।